हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के 7500 क्वेश्चन वाले बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक सेट नंबर 15 को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग सेट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, 5-4 क्वेश्चन वाला जो बुक आया था, हम लोगों ने उसको भी डिस्कस किया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से अवेलेबल है, तो उसे देख लीजिएगा। और अगर देख चुके हैं तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में कौन थे? तो दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। कि सांसद आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो आम तौर पर गांवों में विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है? किस युग को भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेहरू युग को। दोस्तों, नेहरू युग कब से कब तक रहा था? तो 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक को नेहरू युग माना जाता है, जिसे भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो दोस्तों, संसद में पहला लोकपाल विधेयक चौथी लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथी कार्यकाल। अगला, स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50। दोस्तों, 50 समर्थक की आवश्यकता होती है स्थगन प्रस्ताव के लिए। ये स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? तो दोस्तों, तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है, जिसमें 50 समर्थक के होना आवश्यक है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ होता है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे? पूछ रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कौन कौन थे। तो दोस्तों, अगस्त 1953 में जो भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसमें टोटल 3 मेंबर थे। कितने थे? तो 3 सदस्य थे। उसमें से कौन कौन थे? तो जस्टिस फजल अली थे, के.एम. पनिक्कर थे और हृदयनाथ कुंजरू थे, जिसमें जस्टिस फजल अली अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस फजल अली थे। इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, 3 और 4 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी को माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एक अवशिष्ट पर्वत है और यह दोस्तों गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है रायसीना की पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन मौजूद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरावली। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों, पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व क्षेत्र में अधिकतर काली मिट्टी देखने को मिलती है। किस प्रकार की मिट्टी? तो काली मिट्टी, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और दोस्तों, रेगुर मिट्टी को उत्तर भारत में कैवाल मिट्टी कहा जाता है, जबकि केरल में इस काली मिट्टी को साली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है,
मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो दोस्तों मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। अगला प्रश्न है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहे इसमें से कौन सा सही कथन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है, यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार जो है वह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। दूसरा है, यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह जुरासिक युग के आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से निर्मित है, ना कि आर्कियन युग के अवसादी चट्टानों से। तो दूसरा कथन तो गलत हो गया। तीसरा है, यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो ये बिल्कुल सही होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। कायांतरित यानी रूपांतरित होने वाला चट्टान, तो यहाँ रूपांतरण के साक्ष्य देखने को मिलता है। तो तीसरा कथन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3। तीसरा कथन सही है जबकि दूसरा गलत है। तो यह ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 3, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है, उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। तो बिल्कुल सही है ये कथन। दोस्तों सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। दूसरा है, उन्होंने अश्वमेध और रायसू यज्ञ का प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। तो ये भी कथन सही है। तीसरा है, उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, सातवाहन वंश ने प्राकृत भाषा और साहित्य को भी संरक्षण दिया था। तो इस प्रकार पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्यकटक है? तो दोस्तों धान्यकटक, अमरावती का स्तूप जो है उसका नाम धान्यकटक है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरावती का स्तूप। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख टोटल 24 बार हुआ है, जिसमें यव यानी जौ और धान्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 बार। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो दोस्तों मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर ग्राम सभा कार्यरत था, जिसमें ग्रामीण और कुछ ग्राम वृद्ध लोग जो थे वो मामला का निर्णय करते थे। यानी अगर कोई चोरी हो गया या फिर किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया या किसी से झगड़ा हो गया, तो वो सारा मामला जो होता था वो ग्रामीण या फिर ग्राम वृद्ध जो थे, कुछ गाँव के जो वरिष्ठ लोग थे, वो इस ग्राम सभा में बैठते थे और उस मामला का निर्णय लेते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, किसी चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया है? तो किस चीनी यात्री के द्वारा कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय का प्रचलन वर्णित किया गया है? तो वो थे फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाहियान। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक वीरसेन थे। कौन थे? तो वीरसेन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? तो दोस्तों गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी सेना का सेनापति हुआ करता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेना का सेनापति। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विद्रोही नेता दिया हुआ है, दूसरी तरफ विद्रोह का केंद्र दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र दिया हुआ है। पहला है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय कहाँ का जो केंद्र था, विद्रोह का केंद्र, वो कहाँ था दोस्तों? तो वो था दिल्ली। उसके बाद है विरजिस कादरी। विरजिस कादरी का जो केंद्र स्थल था वो था लखनऊ। उसके बाद है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का विद्रोह का केंद्र स्थल जगदीशपुर था। वहीं लियाकत अली का
विद्रोह का केंद्र स्थल इलाहाबाद था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। तो 3, 1, 4, 2 किस में है, चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी में 3, 1, 4 और 2 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे। तो दोस्तों बसावन जो थे ये अकबर के दरबार के चित्रकार थे, ना कि जहांगीर के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बसावन। जबकि दोस्तों बिशनदास, मंसूर और मनोहर ये तीनों जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार डिंडीगुल में स्थापित की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिंडीगुल, जो कि वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, जेवीपी आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो दोस्तों जेवीपी आयोग में कौन कौन शामिल था, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी सीतारमैया ये तीनों जेवीपी आयोग में शामिल थे, जो कि 1948 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसमें कौन नहीं था पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जेवीपी आयोग में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल से मई 1947 ईस्वी में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे। तो वे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो दोस्तों महात्मा गांधी का मानना था कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेंगे तो अहिंसा का उल्लंघन होगा, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेंगे तो वहां पर हिंसा होगी, यानी किसी न किसी की हत्या जरूर होगी, जिससे अहिंसा का उल्लंघन होगा और हिंसा बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहिंसा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे। तो दोस्तों कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था। दोस्तों 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया था। किसे बनाया था, तो मोहम्मद रजा खां को। और बिहार का उपदीवान किसे बनाया गया था, तो सिताब राय को बिहार का उपदीवान बनाया गया था। ये इलाहाबाद की संधि हुई कब थी दोस्तों, तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 1765 ईस्वी को, जिसमें मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खां और बिहार का उपदीवान सिताब राय को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद रजा खां। अगला प्रश्न है, यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है। तो दोस्तों अतिचालक होता क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जो कम तापमान पर विद्युत प्रतिरोध को पूरी तरह से शून्य कर देता है, जिससे विद्युत धारा बिना किसी ऊर्जा हानि के बहती रहती है। ठीक है, तो इसे अतिचालक कहते हैं। तो ये इसका जो लक्षण होता है वो शून्य पारगम्यता के साथ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य पारगम्यता। अगला प्रश्न है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो दोस्तों धुआं जो है यह गैस में ठोस के विलयन का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है, तो गैस में ठोस का विलयन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे दोस्तों एरोसॉल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो एक कोशिकीय हरित शैवाल
इसमें से कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लेमाइडोमोनस। कौन सा, क्लेमाइडोमोनस करके जो है वो कोशिकीय हरित शैवाल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो दोस्तों पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटस को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। दोस्तों परजीवी पोषक युक्ति को अमरवेल दर्शाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये परजीवी होता क्या है, तो दोस्तों ऐसा जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। आप अमरबेल के लत्ती को देखे होंगे, वो हमेशा दूसरे पेड़ पर लिपटे हुए दिखाई देंगे और वो दूसरे पेड़ से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीव को परजीवी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरबेल। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प इसमें से कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलहड़ एवं सरसों। अगला प्रश्न है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑर्निथिन चक्र। अगला प्रश्न है, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है। तो दोस्तों मानव के अंगों में से प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में मस्तिष्क शामिल नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। तो दोस्तों हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा यानी मौजूद वसा शरीर की ऊष्मा का क्षय यानी नुकसान से बचाता है, जिससे शरीर को ठंडा रहने में मदद मिलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शरीर की ऊष्मा का क्षय से बचाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है। तो दोस्तों नाइट्रोजनी आहार प्रोटीन युक्त आहार को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन युक्त आहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकिक भार और आणविक भार समान होता है। तो दोस्तों तुल्यांकिक भार और आणविक भार सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसका तुल्यांकिक भार और आणविक भार दोनों ही समान होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है। तो दोस्तों श्वेत फास्फोरस हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ स्वतः ऑक्सीकरण करता है और जलने लगता है यानी चमकने लगता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंद ऑक्सीकरण के कारण श्वेत फास्फोरस अंधेरे में दीप्त होती है। अगला प्रश्न है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है। तो दोस्तों एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनी सामग्री का उत्पादन करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं उसे वह एक ब्रीडर रिएक्टर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1924 में बाइकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों 1924 ईस्वी में बाइकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व केपी मेनन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो केपी मेनन के द्वारा। दोस्तों ये बाइकॉम सत्याग्रह क्या था, तो यह हिंदू समाज के अस्पृश्यता के खिलाफ किया गया एक सत्याग्रह था, जो कि केरल के त्रावणकोर में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता केपी के मेनन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केपी के मेनन। अगला प्रश्न है, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे। तो दोस्तों महाभारत का जो तमिल में अनुवाद किए थे वो कौन थे, ये पूछ रहा है। तो वो थे पेरुन देवनार। कौन थे, तो पेरुन देवनार थे, जो कि महाभारत का तमिल में अनुवाद सबसे पहले किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध काव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे। तो दोस्तों दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक तिरुवल्लुर थे। कौन थे, तो तिरुवल्लुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र यानी INSDOC कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र। अगला प्रश्न है, डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डर्बी शब्द घुड़दौड़ से संबंधित है। किससे है? तो घुड़दौड़ से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डर्बी शब्द घुड़दौड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सबसे पहले कोठारी कमीशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किस कमीशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कोठारी कमीशन के द्वारा सबसे पहले शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली जो है वो प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोठारी कमीशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नीति दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका गठन वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय वन नीति। दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति का गठन कब हुआ था? तो 1988 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय विद्युत नीति। राष्ट्रीय विद्युत नीति दोस्तों 2005 ईस्वी में गठित हुआ था। वहीं राष्ट्रीय खनिज नीति जो है क्या दोस्तों 2008 ईस्वी में गठित हुआ था। और वहीं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आया था? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में आया था। ठीक है। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो जाएगा 4, 3, 2 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो दोस्तों नई आर्थिक सुधार का अंग इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो केंद्रीकरण जो है वह आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, जबकि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण ये नई आर्थिक सुधारों का अंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है। तो दोस्तों गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र जो है वह ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों गिफिन वस्तुओं में जब कीमत बढ़ने लगती है तब मांग घटता है, और जब कीमत घटती है तब मांग बढ़ता है। ठीक है, ऐसा होता है गिफिन वस्तुओं के साथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है। अगला प्रश्न है, और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? तो दोस्तों माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच संबंध की खोज की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच। दोस्तों इसमें कहा क्या गया है, यानी माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया था कि जब जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ती है, जबकि खाद्य आपूर्ति की वृद्धि धीमी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच संबंध को खोजा गया था। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है और भी आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।